2016 का पेपर आगे कंटिन्यू करते हैं और थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और क्लास फुल वाला रह गया था क्योंकि मैं तुम्हें एक बढ़िया से क्लास फुल को नोट्स के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ ड्यू रहेगी। व्हाट इज़ द नीड ऑफ चेकसम फील्ड इन IPv4 एंड व्हाई इट कवर्स ओनली द हेडर। IPv4 की पूरी कहानी बताने वाला हूँ, ये भी रहेगा। मगर अभी फ़िलहाल चेकसम फील्ड की बात कर लेते हैं। तो चेकसम फील्ड इज़ बेसिकली अ वैल्यू दैट इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम डेटा पैकेट टू चेक इट्स इंटीग्रिटी। ठीक है, ये जो है कंप्यूट करते हैं इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। थ्रू इंटीग्रिटी इसका मतलब है कि वेदर द डेटा रिसीव इज़ एरर फ्री और नॉट। जो डेटा रिसीव हुआ है वो एरर फ्री है कि नहीं। दिस इज़ बिकॉज वाइल ट्रैवलिंग ऑन नेटवर्क जो है डेटा करप्ट हो जाता है एंड देर हैज़ नॉट टू बी अ वे एट रिसीविंग एंड टू नो दैट डेटा इज़ करप्टेड। और रिसीवर को पता भी कैसे चलेगा कि करप्टेड है कि नहीं। तो दिस इज़ द रीज़न द चेकसम फील्ड इज़ एडिड टू द हेडर और एट द सोर्स साइड द चेकसम इज़ कैलकुलेटेड इन सेट इन हेडर एज फील्ड। ठीक है, एट द डेस्टिनेशन साइड। तो चेकसम इज अगेन कैलकुलेटेड इन क्रॉस चेक्ड विद द एग्जिस्टिंग चेकसम वैल्यू इन हेडर टू सी इफ द डेटा पैकेट इज़ ओके और नॉट। ठीक है, मतलब चेक करा जाता है चेकसम की हेल्प लेके कि हेडर में ऐड कर देंगे चेकसम को, और अगर वो डेस्टिनेशन साइट से मैच कर रहा है द चेकसम इज़ अगेन चेकड एंड क्रॉस चेक करा जाता है कि जो हेडर में वैल्यू है वो डेटा पैकेट से मैच हो रही है कि नहीं। तो IP हेडर चेकसम की बात करें तो IP हेडर चेकसम इज़ कैलकुलेटेड ओवर IP हेडर ओनली एज द डेटा दैट जनरली फॉलो द IP हेडर लाइक ICMP या TCP। दे हैव देयर ओन चेकसम, इनका खुद का चेकसम होता है। नाउ टू कैलकुलेट द IP हेडर एल्गोरिथम वन मस्ट नो द बेसिक हेडर स्ट्रक्चर ऑफ IP प्रोटोकॉल। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा दिमाग में रखो। वर्जन, हेडर लेंथ, सर्विस टाइप, टोटल लेंथ। ठीक है, मैं दोबारा कवर करूँगा इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। 0, 4, 8, 16, 19, 31, क्योंकि 0 से 31 जाता है 32 बिट के लिए। तो TTL टाइम टू लिव और प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, ऑप्शन और पैडिंग के अंदर ऑप्शंस के अंदर ही पैडिंग आ जाता है। नोट, टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द IP फील्ड रेफर टू IP प्रोटोकॉल हेडर फंडामेंटल्स। ठीक है, तो ये चीज़ का फंडामेंटल देख सकते हो, बुक है, फ्रोजन की है शायद। सो आफ्टर एज द एल्गोरिथम गोज IP हेडर चेकसम इज 16 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ ऑल 16 बिट वर्ड्स इन द हेडर। ठीक है, 16 बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, इतना दिमाग में रखो कि हेडर चेकसम में। दिस मीन्स दैट इफ़ वी divide the IP header is 16-bit words and sum of each of them and then finally do a ones complement of sum, then the value generated of the option would be checksum। ठीक है, अगर हम IP हेडर को के 16-bit वर्ड्स को लें और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करें तो जो सम आएगा बाद में, जो वैल्यू जनरेट होगी वो चेकसम की वैल्यू होगी। नाउ द अबव इज़ डन एट द सोर्स साइड which is sending the data packet at the destination site which receive the data packet. Replace the checksum value in the header with all zeros and uh, calculate the checksum based on the same algorithm। सेम एल्गोरिदम पे ही वो दोबारा से कैलकुलेट करते हैं चेकसम को और ऑप्टेन वैल्यू को कंपेयर करता है हेडर के साथ। तो इस कंपैरिजन डिसाइड होता है कि वो IP जो हेडर है वो करप्टेड है कि नहीं। अब राउटर विद IPv4 एड्रेस and Ethernet physical address has received a packet for a host destination with IP address। ठीक है, show the entries in the ARP request packet sent by the router assume no subnetting। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है और इसके लिए प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें IP एड्रेस दे रखा है, IPv4 एड्रेस दे रखा है किसका, राउटर का, और इथरनेट का फिजिकल एड्रेस दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, रिसीव एट द पैकेट फॉर अ होस्ट डेस्टिनेशन। ये भी नोट करने वाली बात है कि होस्ट डेस्टिनेशन विद IP एड्रेस दे रखा है इतना। तो एंट्रीज बतानी है ARP रिक्वेस्ट के लिए। तो ऑल वैल्यूज़ इन द हेक्साडेसिमल, नोट दैट द हार्डवेयर डज नॉट फिट इन 4 बाइट बाउंड्रीज। तो कुछ इस तरह से ARP रिक्वेस्ट आएंगी। ठीक है, और जिस तरह से क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसके हिसाब से इन्होंने कर रखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉलोइंग। लेबल दे रखा है एंड लेबल सिंटेक्स रूल्स। नेमिंग इन DNS बिगिन विद गिविंग ईच डोमेन नोड इन DNS नेम स्पेस टेक्स्ट लेबल। ठीक है, लेबल की बात करें तो लेबल एंड सिंटेक्स रूल जो होते हैं वो DNS में, डोमेन नेम सर्वर में नेमिंग का काम जो होता है वो शुरू होता है टेक्स्ट लेबल से। और लेबल आइडेंटिफाई द डोमेन विद इन द स्ट्रक्चर एंड मस्ट फॉलो सिंटेक्स रूल। लेंथ क्या होनी चाहिए, ईच लेबल कैन theoretically बी फ्रॉम 0 से 63 कैरेक्टर इन लेंथ। A length of 1 to about 20 characters is most common with the special exception of the label assignment to the root of the tree। ठीक है, अभी समझ में आएगा नीचे जो ट्री बना है। सिंबल की बात करें तो लेटर नंबर
are allowed as well as the dashes symbol. Note other punctuation is permitted including the underscore. तो ये भी permit है. केसेस की बात करें तो लेबल आर नॉट केस सेंसिटिव. दिस मीन्स कि जैबर वर्की एंड जैबर वर्की आर बोथ परमिसेबल डोमेन लेबल्स बट दे आर इक्वलेंट. ठीक है, तो google.com को गूगल का जी कैपिटल लिखो, जी स्मॉल लिखो, कोई बात नहीं, बात ही की है. लेबल यूनिकनेस यानी एवरी लेबल मस्ट बी यूनिक विद इन द पेरेंट डोमेन. तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उस डोमेन का यूनिक होना चाहिए. यानी कह सकते हैं कि हम google.com जो है वो .com डोमेन में एक ही रहेगा. समझ में? So for example, if we have a top level domain TLD called rocks and we only have one subdomain with rocks called crystal, due to the case insensitivity of label, we cannot have both crystal and crystal within rock. समझ में आया कि रॉक के अंदर हमारे पास दो दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. क्रिस्टल और स्मॉल केस इंसेंसिटिविटी को कंसीडर नहीं करना जाना चाहिए क्योंकि वो कंसीडर करे जाते हैं सेम. Or in this concept of local uniqueness within a parent domain, they ensure that the uniqueness of the name as whole. तो इस चीज़ का पूरा नाम ही यूनिक होना चाहिए while allowing local control over naming. Whoever is in charge of rock domain, जो भी rock domain का इंचार्ज होगा उसको एक इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है और सब डोमेन है वो यूनिक रहे उस डोमेन के अंदर. ठीक है, अब डोमेन नेम की बात करें तो डोमेन नेम एक सिंबॉलिक स्ट्रिंग है एसोसिएटेड विद आईपी एड्रेस. अब ये डोमेन नेम जो है बहुत सारे हो सकते हैं. .com हो सकते हैं, edu, गवर्नमेंट, गॉव और नेट, इन, और वाइल सम कंट्री जैसे इंडिया के लिए इन आता है, AU ऑस्ट्रेलिया, ZA US, ये ETC. द फॉलोइंग टेबल शो द जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन नेम. टॉप लेवल जो है ये जो है जो हाई वैल्यू है टॉप लेवल कहलाए जाते हैं. कॉम हो गया कमर्शियल बिजनेस, एडू हो गया एजुकेशनल, GOV हो गया US गवर्नमेंट एजेंसी, और INT हो गया इंटरनेशनल एंटिटी, MIL हो गया US मिलिट्री, नेट हो गया नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ORG हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो डोमेन नेम अरेंज्ड इन अ ट्री cut into zones each served by a name server. A domain name usually consists of two or more parts which is conveniently written separated by dot. ठीक है, कन्वीनियंसी के लिए डॉट से सेपरेट होते हैं, जैसे ecomputer.node.com. ठीक है, ऐसे करके डॉट से सेपरेट होते हैं कि कॉम उसके साथ ना दिखे. तो द राइट मोस्ट लेवल कन्वे द टॉप लेवल डोमेन. ठीक है, जो राइट साइड में जो कि कॉम लिखा है, और द एड्रेस www डॉट ये वो .com हैज़ द टॉप लेवल डोमेन. ठीक है, .com. ईच लेबल टू द लेफ्ट स्पेसिफाई अ सब डोमेन ऑफ द डोमेन अबव. एग्जाम्पल देखें, ecomputer.node.com comprises of a subdomain of com domain और www comprises a subdomain of domain ecomputer.com. ये चीज़ समझ में आई. कॉम डोमेन का यूज़ करा गया है, सब डोमेन हमारा e-computer रहेगा. इन थियोरी दिस सब डिवीजन कैन गो डाउन 127 लेवल्स. ईच लेबल कैन कंटेन अप टू 63 कैरेक्टर. ठीक है, लेवल देखिए तो 127 है और हर लेबल 63 कैरेक्टर कंटेन करता है. और वोल डोमेन नेम कैन नॉट एक्सीड द टोटल इनटू 253 कैरेक्टर. ठीक है, तो लोग जनरली प्रेफर करते हैं शॉर्ट डोमेन नेमों की, ईजिली मेमोराइज हो जाए. A host name refer to the domain name that has one of the most associated IP address. तो यहाँ पे www लगाने से और या ना लगाने से डोमेन आर बोथ होस्ट नेम्स. हाउएवर कॉम डोमेन इज़ नॉट. ठीक है, ये दोनों ही होस्ट नेम है मगर कॉम अकेला नहीं है. डोमेन नेम आर यूज इन वेरियस नेटवर्क कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेमिंग एंड एड्रेस पर्पस. दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन सबऑर्डिनेट लेवल, यानी सब डोमेन्स लेवल पे ऑर्गेनाइज करे जाते हैं DNS रूट पे, which are nameless. The first level set of domain names are top level domain, including generic यानी GTLDs such as predominant domains, comnet, org, और country code यानी CCTLDs जैसे IN आ गया इंडिया के लिए. ये भी टॉप लेवल डोमेन का ही पार्ट है. पार्शली क्वालिफाइड डोमेन नेम PQDNs. ठीक है, अब ये क्या होते हैं, पार्शली क्वालिफाई करते हैं. ये यूज टू स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ डोमेन नेम नॉर्मली द होस्ट पोर्शन ऑफ इट. ये होस्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं. पार्शली क्वालिफाइड डोमेन नेम स्टार्ट विद द होस्ट नेम बट इट मे नॉट रीच अप टू द रूट. ठीक है, रूट तक रीच नहीं कर सकता, होस्ट से शुरू होता है भले ही. दिस इज कॉल्ड अ पार्शली क्वालिफाइड डोमेन नेम विच मीन्स दैट द नेम ओनली पार्शली स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द डिवाइस. मतलब डेफिनेशन से देखें कि PQDN जो है वो एम्बिगियस है बिकॉज इट डज नॉट गिव द फुल पाथ ऑफ द डोमेन. पूरा पाथ तो देता है नहीं. thus one can only use a PQDN within the context of a particular parent domain. पेरेंट डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में ही दे पाएगा
खुद बोलना क्योंकि एब्सोल्यूट डोमेन नेम पता चलता है उससे. वी कैन फाइंड द FQDN ऑफ अ पार्शियली स्पेसिफाइड डोमेन नेम बाय अपेंडिंग द पार्शियल नेम ऑफ द एब्सोल्यूट नेम ऑफ द पेरेंट डोमेन. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास PQDN Z है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ FQDN Y.X, तो हमारे पास FQDN फॉर Z इज़ X.Y.X हो जाएगा. ठीक है, तो Z.Y.X हो जाएगा. वाई बॉदर विद दिस, क्योंकि आंसर जो है कन्वीनियंस पे आता है, क्योंकि अब हमें पूरा लोकेशन पता चल चुका है. फॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डोमेन कैन यूज़ अ रिलेटिव नेम एज अ शॉर्ट हैंड टू रिफर द डिवाइस और सब डोमेन्स विद इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी. तो बात करें कि जैसे सब डोमेन्स होते हैं, अगर हम ब्लॉग्स की बात करें तो हम अपने साइट्स की बात कर रहे होंगे, जैसे blogs.medium.com, तो वो सब डोमेन कैटेगरी में आ जाता है. तो CS डॉट, जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी है, CS.ipu.edu, CS के लिए CS का बात हो रही होगी. एंड द इंडिविजुअल होस्ट यू कैन मैनेज आर नेम आफ्टर फ्रूट. तो इन द DNS फाइल यू मेंटेन यू कुड रिफर टू ईच डिवाइस FQDN एवरी टाइम, जैसे apple.cs डॉट जो भी है, डॉट करके बड़ा सा बना सकते हैं, bananas.cs.ipu.edu and so on. But it is easier to tell the software if you see a name that is not fully qualified. Assume it is in the cs.ipu.edu domain, then you can just tell machine apple, banana, etc. Whenever DNS software see a PQDS such as kiwi, it will treat it as kiwi.cs.ip.edu. समझ में आया? मतलब kiwi से ही वो समझ जाएगा कि ये जो है हमारा भले ही पार्शियल क्वालिफाइड डोमेन नेम है, मगर वो उसके अंदर लोकेशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है. अब डोमेन की बात करें तो हर डोमेन कॉरस्पॉन्ड करता है एक यूनिक न्यूमेरिकल IP एड्रेस से. ये बात तो तुम्हें पता ही है कि whenever you specify a DNS नेम जैसे yahoo.com, तो द नेम इज़ कन्वर्टेड टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, और IP एड्रेस इज़ यूज टू लोकेट द एग्जैक्ट साइट. तो काम तो IP एड्रेस का ही हो रहा है, मगर ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए हम उसको डोमेन नेम दे रहे हैं. तो डोमेन हेल्प इन लोकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, और इन अदर वर्ड DNS इज़ अ वे दैट द इंटरनेट डोमेन नेम आर लोकेटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. तो डोमेन नेम इज़ मीनिंगफुल एंड ईजी टू रिमेंबर फॉर इंटरनेट एड्रेस, है ना. वही बताया मैंने कि यहाँ पे देखो ES कॉम के अंदर हमारे पास MGT हाउस, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट एडू और के अंदर ये सब दिख रहा है. CS के अंदर रोजी, किम, मैरिया. तो अबव डायग्राम इज सब ट्री रिप्रेजेंट अ डोमेन. ईच डोमेन कैन पार्टीशन इनटू सब डोमेन्स एंड दिस कैन बी फर्दर पार्टीशन एंड सो ऑन. फर्दर उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है और ऐसे चलता जाता है. अब वर्चुअल सर्किट 5th क्वेश्चन कह रहा है, यानी ये हमारा यूनिट 3 या 4 में से है. डिफरेंशिएट वर्चुअल सर्किट अप्रोच विद डाटाग्राम अप्रोच. तो अब हमारे पास यहाँ पैरामीटर्स देख लेते हैं. टाइप जो है वर्चुअल सर्किट का कनेक्शन ओरिएंटेड है, डेटाग्राम का कनेक्शन लेस है. सर्किट स्टैब्लिश देखते हैं. वर्चुअल सर्किट इज स्टैब्लिश बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिफोर डेटा ट्रांसफर. और डेटाग्राम राउटिंग में देखें तो नो सर्किट और पाथ इज स्टैब्लिश्ड. ठीक है, तो ध्यान देना, कनेक्शन लेस है. एक डेटाग्राम मतलब कनेक्शन लेस, और वर्चुअल सर्किट यानी कनेक्टेड है. तो इसी के बेसिस पे हमारे सर्किट स्टैब्लिश जो होगा वो भी सोर्स टू डेस्टिनेशन होगा वर्चुअल सर्किट. और यहाँ पे कोई सर्किट पाथ नहीं होता है. डिलीवरी की बात करें तो वर्चुअल सर्किट सीक्वेंशियल होती है और आउट ऑफ ऑर्डर होती है, डेटाग्राम या राउटिंग. ओवरहेड ओनली लेबल ओवरहेड होते हैं, यहाँ पे हाई ओवरहेड होते हैं. रिसोर्स एलोकेशन ऑन डिमांड होती है, यहाँ पे कोई डिमांड की ज़रूरत नहीं होती है. टाइप ऑफ डेटा की बात करें तो पैकेट ओरिएंटेड होता है, यहाँ पे भी पैकेट ओरिएंटेड होता है. रिलायबिलिटी गुड होती है और अनरिलायबल होता है. डिले हाई होता है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल होता है. दोनों में डेटा यूज़ होता है. और एग्जांपल बताएं तो X.25 फ्रेम रिले और हमारा डेटाग्राम में इंटरनेट आ जाता है. दोनों की बैंडविड्थ डायनामिक है. तो डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ UDP देख लेते हैं. एक्सप्लेन इन डिटेल. रिक्वायरमेंट ऑफ UDP. तो क्वेश्चन में अराइज, वाई डू वी नीड एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल टू ट्रांसपोर्ट द डेटा. हमें अनरिलायबल प्रोटोकॉल की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो वी डिप्लॉय UDP where the acknowledgement packet shares significant amount of bandwidth along with actual data. ठीक है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें तो बेस्ट डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ अनरिलाइंग IP प्रोटोकॉल इंश्योर बेस्ट एफर्ट ऑफ डिलीवरी इन पैकेट डिलीवरी बेस्ट एफर्ट के साथ होनी चाहिए. एंड लॉस ऑफ फ्यू पैकेट इन द वीडियो एंड वॉइस ट्रैफिक समटाइम गॉट अननोटिस. ठीक है, कभी कभार अननोटिस चले जाते हैं. फीचर देख लेते हैं. UDP इज़ यूज व्हेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंट. तो जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट बार बार देने की ज़रूरत नहीं है भाई. और गुड प्रोटोकॉल फॉर डेटा फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन. तो UDP एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल डेटा फ्लो के लिए अच्छी बात है. सिंपल सूटेबल फॉर क्वेरी बेस्ड कम्युनिकेशन एंड नो कनेक्शन ओरिएंटेड.
और कोई कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता इसके अंदर, टीसीपी के अंदर ही होता है। यूडीपी एप्लीकेशन जो है वो डोमेन नेम सर्वर, हेयर फ्यू एप्लीकेशन है यूडीपी की डोमेन नेम सर्विसेज में, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल और कर्ब्रोस में। अच्छा, ब्लॉक ऑफ एड्रेस इज़ ग्रांटेड टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द एड्रेस दे रखा है इतना, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक। तो ये देखो, ये अब ये चीज़ें जो हैं वो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क से डील करती हैं, एडवांस में भी पूछी जा सकती हैं। तो फर्स्ट एड्रेस इन अ ब्लॉक इज़ फाउंड बाय सेटिंग द राइट मोस्ट 32 बिट टू ज़ीरोज़, है ना। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर इसके देखें 205.16.37.39 और स्लैश करके 28 दे रखा है, तो वी सेट 32 से 28 राइट मोस्ट बिट टू ज़ीरो, तो हमें कुछ इस तरह से दिखता है ना। तो फर्स्ट एड्रेस जो हो जाएगा वो 205.16.37.32 हो जाएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट एड्रेस से निकलेगा। कैसा है समझ में आया? पहली 28 बिट तो हमारी नेटवर्क आईडी हो गई, बाकी बची होस्ट आईडी। तो हमने लास्ट के देखो, अगर तुम 00 111 देख रहे होगे इनिशियली 39 में, अगर लास्ट में क्या हुआ, सारे ज़ीरोज़ कर दिए, ठीक है। 28 था और 32 होता है, तो पहले 4 की बात हुई है यहाँ पे, है। 32 टोटल होता है, तुम्हें इतना तो पता है ना। और 28 हमें दे रखा है एनआईडी के हैं, तो एचआईडी के बचे कितने, 32 माइनस 28 दैट इज़ 4। और आखिरी के 4 को अगर अल्टर करके 00 कर देंगे तो हमारे पास कितने का नुकसान होगा, 7 का, है ना। 39 में से 7 गए कितना होता है, 32 होता है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं तुम्हें नोट से बताऊंगा तो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जो मैंने बोला है एक बार उसी को अप्लाई करना हो जाएगा। एन आई एस पी इज़ ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ एड्रेस स्टार्टिंग विद दिस, द आई एस पी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस एड्रेस टू 3 ग्रुप ऑफ कस्टमर, ठीक है। ये वाला भी जो है वो कस्टमर को देना है, तो अब देखते हैं कौन से बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ द फर्स्ट ग्रुप है 64 कस्टमर, ईच नीड 256 एड्रेस। सेकंड ग्रुप जो है 128 कस्टमर है, हर किसी को 64 एड्रेस चाहिए। थर्ड ग्रुप 128 कस्टमर है, हर किसी को 64 एड्रेस चाहिए। डिज़ाइन करना है सब ब्लॉक एंड फाउंड आउट हाउ मेनी एड्रेसेज आर स्टिल अवेलेबल आफ्टर द एलोकेशन, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ऐसा है कि कैलकुलेशन ज़्यादा बेस्ड है, और यहाँ पे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ग्रांट करना है एड्रेस 192.100.0.016, यानी 65536 एड्रेसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो ग्रुप 1 के कस्टमर को हमारे हमारे जो चाहिए वो कस्टमर्स कम है, एड्रेस ज़्यादा है। ग्रुप 2 देखो इस तरह से बन रहा है, और अवेलेबल हमारे पास कितना है। तो ग्रांटेड एड्रेस टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट, ग्रुप 1 को हमें 00 से लेके 255 तक दे दिया 63 के, फिर 64 का हमारा ग्रुप 2 के लिए गया, वो 127 तक गया, फिर 128 से 159 तक हमारा ग्रुप 3 के लिए गया, और बाकी जो हमारा अवेलेबल था वो 160 से लेके 255 तक रह गया, जो आखिरी हमारा स्लॉट था। कस्टमर 1 से लेके 64 ये ले लेंगे, बाकी 1 से लेके 128 ये ले लेंगे, और ग्रुप 3 वाला 1 से लेके 128, ठीक है। तो ये हमने CIDR फॉर्मेशन में कर दिया। ग्रुप 1 देखो इन्होंने कैलकुलेटिवली दिखाया है कि कैसे करके पहुँचे यहाँ तक। फॉर द फर्स्ट ग्रुप ईच कस्टमर नीड 256 एड्रेस, दिस मीन्स 8 बिट्स आर नीडेड टू डिफाइन ईच होस्ट। प्रीफिक्स लेंथ दे रखी है तुम्हें, कस्टमर 1 कस्टमर 2 और ऐसे करके हमारा 64th कस्टमर के लिए 64 इंटू 256 जाएगा, तो 1600 384 चला जाएगा। ग्रुप 2 में भी हमने ऐसा ही करा, 128 जाना था इस बार, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा देखो क्योंकि 128 का भी स्क्वायर वही आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है, 128 का स्क्वायर भी वही आएगा। ग्रुप 3 में भी यही हुआ। फाइनली जो है वो हमारे कितने ग्रांट हुए और कितने बच गए, अवेलेबल एड्रेस हमारे 24,576 बचे। अब एक्सप्लेन ब्रीफली द फील्ड इन यूज़र डेटाग्राम फॉर्मेट विद द नीड डायग्राम, ठीक है। ये यूडीपी बार बार आ रहा है ना। अब यहाँ पे यूज़र डेटाग्राम की फील्ड को एक्सप्लेन करना है, तो ये हम वैसे भी कर चुके हैं, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये चीज़। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल ऑफर ओनली अ मिनिमम ट्रांसपोर्ट सर्विस और नॉन गारंटी डेटा डिलीवरी and give application directly access to the datagram services of the IP layer. UDP is used by applications that do not require the level of service of TCP or that wish to communicate services. Or UDP is most at null protocol that only serve it provider over IP and check summing of data and multiplexing by port number. ठीक है, ये बेसिक सा रूल होता है। Therefore an application program running over UDP must deal directly with end-to-end communication. तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से डील कर सकती है,
ठीक है। तो इसमें इस केस में रीट्रांसमिट हो जाता है। रिलायबल डिलीवरी, पैकेटाइजेशन, रीअसेंबली, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन अवॉइडेंस, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो यूडीपी हेडर की बात करें तो 4 मेन पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ इन्होंने 0 से लेकर 15 तक, यानी 16 बाइट जो है इस साइड रख दी और 16 इस साइड रख दी। तो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ, चेकसम और नीचे डेटा। तो पोर्ट नंबर ऑफ सेंडर क्लियर टू 0 इफ़ नॉट यूज। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो होता है 16 बिट्स का होता है। द पोर्ट दिस पैकेट इज़ एड्रेस टू, है ना, कहाँ के लिए एड्रेस कर रखा है। लेंथ देखें तो 16 बिट की होती है। लेंथ इन बाइट ऑफ द यूडीपी हेडर एंड द इनकैप्सुलेटेड डेटा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इस फील्ड की 8 है। चेकसम की वैल्यू 16 बिट है। अब चेकसम की कहानी भी लिख सकते हैं, कंप्यूटेड एज अ 16 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैंने चेकसम के बारे में ऊपर भी बताया कि 16 बिट वन कॉम्प्लीमेंट है, ऑफ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ स्यूडो हेडर ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हमें चेक कर पाएँ कि कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा, या डेटा जो है वो अनअल्टर्ड आए या अनकरप्टेड डेटा आए। ये कहानी तुम लिख सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि a router receive an IPv4 पैकेट विद सोर्स आईपी दे रखा है एंड डेस्टिनेशन आईपी दे रखा है। द राउटर कैन नॉट फाइंड द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन राउटिंग टेबल। कौन से मैसेज सेंड करना पड़ेगा? तो अप्रोप्रिएट ICMP मैसेज इज डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज। तो ये मैसेज होते हैं डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ कोड टू डिक्लेयर व्हाट इज़ अनरीचेबल। इन दिस केस द कोड 0 विच मीन्स द नेटवर्क इज़ अनरीचेबल। तो ICMP पैकेट या मैसेज इसको सेंड करेंगे, 0 बताना यानी अनरीचेबल करना। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगला है कि RIP और OSPF राउटिंग, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आ ही सकता है। नीट राउटिंग टेबल वगैरह कैलकुलेशंस दिखानी है। ठीक है, तो तैयार रहना। RIP के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया कि 30 सेकेंड का वो होता है। तो अभी अभी हमने शायद आज भी डिस्कस करा था, कल भी डिस्कस करे थे। देखना है फिर से, देख लेते हैं चलो। RIP इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। देखो जितना तुम ज़्यादा इस चीज़ को दिमाग कान में डालोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स जो होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत पड़े, है ना। चीज़ें जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होती जाएंगी। RIP इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल एंड OSPF इज़ अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। RIP डिटरमाइंड ऑप्टिमल राउट फॉर द पैकेट टू रीच डेस्टिनेशन बाय हॉप काउंट। क्या बोला? डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है RIP, OSPF है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। RIP जो है डिटरमाइन करता है ऑप्टिमल राउट फॉर द पैकेट टू रीच डेस्टिनेशन बाय हॉप काउंट। ठीक है, यानी जहाँ पे मिनिमम हॉप काउंट होगा वो हमारा ऑप्टिमल राउट होगा। लेट अस सी हाउ RIP वर्क। RIP कैसे काम करता है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है। इन RIP पार्टिसिपेंट राउटर्स आर क्लासिफाइड एक्टिव और पैसिव। एक्टिव राउटर सेंड इट्स राउटिंग टेबल टू द अदर एंड लिस्ट ऑफ देयर अपडेट्स। पैसिव राउटर लिसन फॉर द अपडेट फ्रॉम द अदर पार्टिसिपेंट बट डज नॉट प्रोपोगेट इट्स ओन राउटिंग एंट्रीज। समझा? एक्टिव राउटर होते हैं, पैसिव राउटर होते हैं। एक्टिव राउटर क्या करते हैं? सेंड करते हैं राउटिंग टेबल टू अदर्स एंड लिसन टू फॉर देयर अपडेट्स। उनका क्या अपडेट आया है। पैसिव राउटर क्या करते हैं? लिसन करते हैं फॉर द अपडेट्स ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट, मगर प्रोपोगेट नहीं करते खुद की एंट्रीज़ को। RIP राउटर यानी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्ट अपडेट मैसेज वंस इन 30 सेकेंड। बताया था मैंने, 30 सेकेंड में ब्रॉडकास्ट करता है। RIP वर्क बेस्ट व्हेन द नेटवर्क इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड विल हैव प्रॉब्लम एज द नेटवर्क ग्रोज एंड विल हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टू बिल्ड द टेबल। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए RIP ने लिमिट सेट कर रखी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर हॉप्स फ्रॉम सोर्स PC टू डेस्टिनेशन PC, हॉप काउंट लिमिट कर दिया हमने 15, बताया था। और ग्रेजुअली टेकन ओवर, RIP इज़ ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय OSPF ने ही ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट नहीं ग्रेजुअली टेक ओवर कर दिया। इनिशियली OSPF कैन इन प्लेस विद RFC 1131 इन द ईयर 1989। लेटर अपडेट आया जो वर्जन 2 का डिस्क्राइब करता है RFC 2328। Each router is assigned with the router ID. Here, link state route build internal map of network topology। और हर राउटर प्रिपेयर करता है ट्री फॉर्मेट को, कीपिंग इट सेल्फ एट द रूट। दिस नेटवर्क ट्री इज नोन एज शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। और टेबल मेंशन करती है RIP OSPF को। ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन वेरियस नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पैनल। तो RIP डिस्टेंस वेक्टर है, OSPF लिंक स्टेट है। RIP यूज़ करती है मैट्रिक्स यूज इन RIP इज हॉप काउंट, और OSPF होती है बैंडविड्थ और डिले। RIP डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का यूज़ करती है बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए। वो SPF एल्गोरिथम का यूज़ करती है बेस्ट पाथ के लिए। ठीक है, और RIP प्रोटोकॉल नेटवर्क आर नॉट डिवाइडेड इनटू एरिया और टेबल। OSPF राउटिंग इज कैरीड आउट इन ऑटोनोमस सिस्टम, एरिया, सब एरिया एज वेल एज बैकबोन एरिया। मैक्सिमम हॉप काउंट 15 रखते हैं, यहाँ पे कोई हॉप काउंट की दिक्कत ही नहीं है।
आखिरी क्वेश्चन जो है 8th का बी है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज़ ऑफ टीसीपी हेडर, व्हाट इज़ द मिनिमम साइज़ ऑफ टीसीपी हेडर, ये बताओ। और फॉलोइंग इज़ द डंप ऑफ यूडीपी हेडर। यूडीपी के बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हमने 2019 का देखा था प्रॉपरली। एनीवेज, तो पहला सवाल पूछ रहा है कि द फर्स्ट 4 हेक्साडेसिमल, अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन ही किया क्या? ठीक है बेटा, नंबर तो कट जाएंगे ऐसे में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम साइज़ या कुछ भी पूछता है पूरा एक्सप्लेन करें। तो फिलहाल इस डायग्राम को ही देख लेते हैं। मैंने बताया था पहले 4 जो है वो सोर्स पोर्ट नंबर को बताते हैं। तो 0632 जो है इसकी डेसिमल वैल्यू 1586 आता है। कैसे निकालते हैं वो तुम जानते ही हो मेरे से ज़्यादा, है ना। तो फर्स्ट 4 हेक्साडेसिमल डिजिट जो है ये हैं सोर्स पोर्ट कोड बताती है। अगला है डेस्टिनेशन पोर्ट, तो अगली 4 देख लो, 00 यानी 13। थर्ड है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द यूज़र डेटाग्राम, टोटल लेंथ पूछ रहा है। थर्ड पार्ट देखो, तो 00 IC या 1C, है ना, टोटल लेंथ बताएगा। फोर्थ देखो, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डेटा, डेटा की लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द डेटा ऑफ द वोल पैकेट माइनस द लेंथ ऑफ द हेडर, 28 माइनस 8 दैट इज़ 20 बाइट। ठीक है, तो हेडर की लेंथ माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ द डेटा की। Is the packet directed from a client to server or vice versa? Since the destination port number is 13, well known port, the packet is from the client to server. ठीक है, 13 पोर्ट पे क्लाइंट टू सर्वर जाता है। व्हाट इज़ क्लाइंट प्रोसेस, द क्लाइंट प्रोसेस इज डे टाइम, पोर्ट 13 इज डे टाइम प्रोसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा मेमोराइज़ करना पड़ेगा। बाकी तो 2016 का इतना ही था हमारा। और इसका लिंक मैं तुम्हें दे दूँगा, ड्राइव का लिंक है ये, तो तुम्हें डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइव में ही खोल के देख लेना।